बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़ी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में पीपल्स पार्टी को PTI से इत्तेहाद के लिए 6 वजारतों की पेशकश की गई थी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको मिला। डॉक्टर साहब, आज जो है काफ़ी अहम अदालती फैसले भी आए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान बरकरार रखते हुए 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। क्या कहेंगे? बल्ले का निशान तो तकरीबन हो जाएगा उनका, और जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है। इलेक्शंस वो कोई मेरा नहीं ख्याल कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बड़ा मसला होगा। इशू ये है कि उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारी और उस पर कितना वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले पाते हैं, और क्या जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म ख़ुद बाहर आते हैं और उनकी जो मुकदमात उनके ऊपर चल रहे हैं, क्या वो उसको मतलब क्या होता है, अदालतों की तरफ से हतमी फ़ैसले क्या आते हैं। लेकिन आज एक बड़ी रिलीफ मिली, बड़ा फ़ैसला है उनके कि बल्ले का निशान कम से कम तहरीक इंसाफ के पास है और बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो जरदारी साहब ने बातें की हैं, वो ज़ाहिर है गुफ्तगू उनकी मैंने मुकम्मल नहीं सुनी। कुछ गुफ्तगू जो उनकी जितनी सुनी, मैं कल बाकी गुफ्तगू पे भी अपनी राय दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में 6 वजारतों की ऑफ़र हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अच्छा, मैं इस बात से कतई नज़र के कितनी वजारतों की ऑफ़र हुई थी, जितने नाजरीन भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं 3 या 4 सालों से, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा हूँ, अनहोली अलाइंस। जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अनहोली अलाइंस है, और वो अनहोली अलाइंस जो है उसके ऊपर जो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एक दफ़ा काफ़ी मेरी तफसीली गुफ्तगू भी हुई, ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो मैं यहाँ बात उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन यह है कि एक और उसकी की वजह से अगर आप 2018 से पहले ये असल में जो दरमियान में जो ये हुआ था अनहोली अलाइंस, तो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का उसमें इम्पोर्टेंट रोल था। तो उसमें एक मरहले पे तो सुलह करवाने की कोशिश भी हुई थी कि वताइल कादरी साहब लाहौर में आए, और वो, लेकिन ये कि उस वक्त तहरीक इंसाफ के सरबरा जरदारी साहब पहुंच गए थे, तहरीक इंसाफ के सरबरा नहीं गए थे, चौधरी शाह साहब भी वहाँ पे थे। उसके बाद जो है वो इस तरह से हुआ था कि मतलब इन अच्छा, फिर वो अनहोली अलाइंस रहा, किसी न किसी सूरत में वो कायम रहा। जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने पिछली इस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात, मैं वो जुमले अदा कर रहा हूँ जो मैं कह चुका हूँ, मैं दोबारा आज रिपीट कर रहा हूँ। जरदारी साहब चूँकि उसको इंडोर्स कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त कर रहे हैं बात, ये अनहोली अलाइंस हुआ। इसमें फैज़ साहब थे, इसमें बाजवा साहब थे, और इसमें जो है वो इस तरह से था कि मतलब फिर बयानिया आपको अचानक तहरीक इंसाफ का तब्दील हुआ, और वो उसमें जो हदफ बने वो फिर बने नवाज़ शरीफ। और आज भी अगर आप देखें तो नवाज़ शरीफ और जो है वो यानी मुस्लिम लीग नून। अच्छा, मेरी उनसे तहरीक इंसाफ से बात ये थी कि आप तो सबके मुकाबले पे थे। अच्छा, फिर उसमें यह था कि कभी कभी ज़्यादा बात हो जाती थी तो वो थोड़ा सा बिलावल के बारे में जुमला कह लेते थे, लेकिन वो जुमला कहते थे कि जिसमें जरदारी साहब का, जब जरदारी साहब ने उनकी हुकूमत गिरा दी, फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि ये सबसे बड़ी बीमारी और इस किस्म के जुमले। उससे पहले मतलब है कि ये जो मैंग्रोव्स का मसला था सिंध के जज़ायर का, मैं उसमें डिटेल में अब जाऊँगा तो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि अगर अब भी आप देखें तो वो बयानिया जो बना, तो वो बयानिया जो है वो नून के अगेंस्ट बना। अच्छा, ये सूट करता था तहरीक इंसाफ से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
उसको सूट करता था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो सिंध में, तो उनका फोकस यहाँ पे उस वसीम अकरम परस्त थे, या उनका फोकस जो है वो केपी में जहाँ उनकी हुकूमत रही और जहाँ उनके भी चाहने वाले बहुत हैं। तो हुआ ये कि वो वहाँ पर फिर वो रात को स्टे नहीं करते थे। वो मैं वजह उसकी यहाँ पे नहीं बात करना चाह रहा। वो कराची जाते थे तो दिन में आ जाते थे वापस। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा सूट किया ये तमाम दौर जो था, जिसमें जनरल फैज़ और जनरल बाजवा थे, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत भी आ गई। तो और उस वक्त फिर जब जरदारी साहब ने जब ये अपना पीछे हटाया अपने आप को। अच्छा, आप एक बात नोट करें कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनी, पीडीएम से हटके रही, क्योंकि पीडीएम के अंदर भी जब पीडीएम के कायदीन से मेरी बात होती रही, और जब मैं कायदीन की बात कर रहा हूँ तो मैं ज़ाहिर है कि टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वो भी यही कहते थे कि ये तो साथ हैं उनके, तो हम इनको मतलब ठीक है, इनका अपना नुक्ता नज़र है। तो वो जो है वो एक अनहोली सा अलाइंस था, और वो अनहोली अलाइंस अगर ना होता और उसमें तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं वो, लेकिन फिर उसमें सीटें ऐसी थीं कि मतलब वो तो अपोजिशन में बैठे थे, लेकिन बस मैंने आपसे कहा ना कि एक ऐसा सिलसिला कुछ था कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब मूव किया तो फिर उसके नतीजे में जो है वो तहरीक इंसाफ को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और उसकी वजह यह है, और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, अगर आपकी उनकी गुफ्तगू भी सुने उस ज़माने में तमाम, और आज भी आप देखें तो वो मुस्लिम लीग नून का ही जिक्र आता है उसमें। बहुत कम जो है वो टांगें कांपते इस तरह करके हल्का सा जुमला करके वो साइड पे निकल जाते हैं। तो ये मैंने एक और ये मुझे इल्म नहीं है कि 6 वजारतें ऑफ़र हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन एक खामोश अलायंस ज़रूर था। इसके ऊपर जो है जब ये बात हुई जहांगीर तरीन साहब वाली, तो उन्होंने ये बात की, मैं दरमियान में आया कि जहांगीर तरीन साहब की और तहरीक इंसाफ के सरबराह की किसी तरह सुलह करवाऊँ। तो फिर मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो जहांगीर तरीन साहब के, उन्होंने कहा मैं देखो ये सिंध के अंदर भी तो करूँगा ना, और वहाँ पर भी तो शुगर मिले। मैंने कहा वहाँ तो आपका अनहोली अलाइंस है। कहते ये तो तुम्हारा ये अनहोली अलाइंस मेरा जो है ना ये खून पी गया। अच्छा, मैं यहाँ पर इससे पहले कि मैं आगे बात करूँ, मैं एक बात की ज़ाती तौर पे माजरत भी करना चाहता हूँ तमाम जो नाजरीन हैं उनसे, और मैं इस पे मुझे बस मैं अब क्या कह सकता हूँ, बात चीज़ें जो हैं वो, ये मैंने 1-2 लफ्ज़ इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे जो बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल शुरू किए करने, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनमें से। और वो ऐसी स्लैंग सी लैंग्वेज जैसे दबड़दूज हो गया, ये हो गया, वो गया, तो ख़त्म। उसके बाद ये हुआ कि मुझे इस बात का अभी आज से कोई 2 या 3 रोज़ पहले मेरे एक टीचर ने मुझे, जो मेरे उस्ताद, उन्होंने मेरे कॉलेज के ज़माने में मुझे पढ़ाया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया जी। और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि ये मैं तुमसे 1 साल पहले मैंने 2-3 दफ़ा 1-2 साल में तुमसे कहा है कि ये लफ्ज़ मत इस्तेमाल किया करो, और तुमने देखा है कि अब ये लफ्ज़ लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता कि, उन्होंने कहा तुम किस दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता है कि ये लोग ये कोई मतलब सोशल मीडिया पे या इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो पता चला कि वो लफ्ज़ जो है वो अब इस तरह इस्तेमाल। अच्छा, मैंने फिर उसके बाद जो मेरे उस्ताद ने मुझे पिछले साल, तो मैंने इसका इस्तेमाल कम कर दिया था, लेकिन उससे 1 साल पहले मैं इसको काफ़ी 1-2 साल तक इस्तेमाल करता रहा। तो अब मुझे अचानक जो है वो कहीं से, मैंने आज पूछा अपनी टीम से आके, मैंने कहा जी ये लफ्ज़, उन्होंने कहा जी तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है डॉक्टर साहब, आपको नहीं पता? मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये बढ़ गया, मैंने तो उसको कोशिश की थी, बढ़ गया, ये तो लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, लेकिन वो बहरहाल अब तो मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। ये जो माशरे में कुछ इस किस्म की बुराइयाँ फैली हैं उनका मैं बराह रास्त ज़िम्मेदार हूँ, और मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, तो बहरहाल तो ये अब मैं तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन वो इतना इस्तेमाल हो रहा है कि वो अब चलें ठीक है, हटो बचो मतलब मैं अब क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर, मैं अब इसको ओन करूँ डिसओन करूँ, वो मेरे हाथ से निकल चुकी है बात।
अच्छा, ये ज़रा वहाँ पे आ जाते हैं, वो हालात बड़े अजब से हो गए हैं। और अजब से जो हालात हैं वो हुए हैं इस वक्त, जो रात को कल तकरीबन तय हो गया था, जी। और तय ये हुआ था कि आज सुबह 10 बजे जंगबंदी हो जाएगी। और फिर रात को काबीना का एक इजलास हुआ, और काबीना का इजलास भी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने। उनके साथ जो है वो गैलेंट भी खड़े थे और बाकी लोग भी खड़े थे, और उन्होंने ये कहा कि दो तीन बातें उन्होंने बहुत अजीब सी की। एक तो उन्होंने कहा कि मैं मोसाद को ये ऑर्डर्स दे रहा हूँ कि वो तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ हमास के कारकुन और कायदीन मौजूद हैं उनको निशाना बनाएं, तमाम दुनिया में। सही। और ये जो है ये बात बड़ी खैर, तो ये मोसाद जो है वो उसके हवाले से उन्होंने एक तो ये बात की, और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ये जंग जो है ये ख़त्म नहीं होगी, ये एक जंग बंदी आर्जी सी। और एक बात उन्होंने ये भी की कि उन्होंने कहा कोई फ़लस्तीनी अथॉरिटी नहीं आएगी यहाँ पे गज़ा में, ना हमास होगी ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी आएगी। गज़ा में इसराइल की फ़ौज होगी, इसराइल का हिस्सा होगा गज़ा जो है वो, अब उसकी वो हैसियत ही नहीं होगी जो पहले थी। और आज कोई 700 के करीब स्क्वाड छोटे छोटे बना लिए हैं इसराइल में, जिन असला भी दिया उनको कि कल ये आने वाले दिन जो हैं इसमें ये बड़े ख़राब, एक बड़े पेचीदा सूरत हाल है। कल सुबह 7 बजे अभी कतर ने ऐलान किया है कि कल सुबह 7 बजे जंग बंदी हो जाएगी, कल सुबह 7 बजे। और कल बरोज़ जुमा सुबह 7 बजे जंग बंदी होगी, और सपहर 4 बजे जो है वो कैदियों का तबादला शुरू होगा, यरगमालियों का और कैदियों का। और पहला जो है वो 10 से 15 लोग जो हैं उनको रिहा करेंगी, हमास की तरफ से रिहा किया जाएगा। और इस दौरान जो है वो ड्रोन्स और ये सारे सब कुछ रुकेगा। इसमें ताख़ीर इसलिए हुई कि इसमें एक तो डेविड कैमरॉन जो हैं बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो भी जिनका ऐलान हुआ है सेक्रेटरी ख़ारजा का, वो उनसे कल रात मुलाकात हुई। वो जो OIC और इस्लामी ममालिक का डेलीगेशन, सऊदी अरेबिया, टर्की, जिसमें कतर, जिसमें जॉर्डन, जिसमें इंडोनेशिया, जिसमें ये सारे ममालिक के वज़राए ख़ारजा जो सफ़ारती महाज पे उन मुल्कों का दौरा कर रहे हैं जहाँ जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल अरकान हैं। तो चाइना रशिया के बाद वो बरतानिया पहुँचे। बरतानिया में उनकी ज़ाहिर है कि वज़राए ख़ारजा हैं। अच्छा, ये कतर के वज़ीर ख़ारजा नहीं थे, कतर के वहाँ पे सफ़ीर मौजूद थे मुलाकात में। तो उनकी डेविड कैमरॉन से मुलाकात हुई, 2 स्टेट सॉल्यूशन पे डेविड कैमरॉन ने बात की। आज डेविड कैमरॉन इसराइल में आए हैं, और तल अवीव में उन्होंने उस जगह का भी दौरा किया है जहाँ पे इसराइल में जहाँ पे ये हमास की कार्रवाई हुई थी, और मेरे ख्याल से वो बाकी मुल्कों में भी जाएंगे मशरिक़ वस्ता के। तो बरतानिया भी एक रोल प्ले कर रहा है। और अब जो है वो मैक्रोन से आज अभी जब हम बात करें तो कुछ देर पहले ये जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा, जिसमें टर्की भी है, सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क हैं, इनकी प्रेसिडेंट मैक्रोन से मुलाकात हुई है। और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं फ्रांस के, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो ये एक सफारती लेवल पे दूसरा मामला चल रहा है। लेकिन जो वापस आ जाएंगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, दो तीन बातें ऐसी हैं जो बड़ी, एक तो ये है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर ली नेतन्याहू ने, तो उसके बाद रात को उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए लेट नाइट, और उन्होंने कहा कि ये मुआहदा जंगबंदी अभी नहीं हो रही, और ये जंगबंदी जो है ये मुलतवी कर दी गई है जुमे तक। अब उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, जिसमें मुख्तलिफ, क्योंकि ये, अच्छा मैं आपको ये बताऊँ कि ये मामला ख़राब होने जा रहा है, ये ख़राब होगा, ये आने वाले दिन पेचीदा हैं। ये जो 13-13.5 हज़ार शहादतें हो गई हैं ना बच्चों की और औरतों की, और ये तो ये मामला इस तरह, ये इसराइल, ये बीबी नेतन्याहू को भी पता है, और इसमें जो है ये उनको ये भी पता है कि इसके बाद आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल किस रुख पे जा सकती है। तो उन्होंने मोसाद वगैरह का ऐलान कर दिया और ये सारा कर दिया। लेकिन कल सुबह 7 बजे, क्योंकि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, ये सुलह करवाने में, सीज़ फायर में, ठीक है, सीज़ फायर में अमेरिका इन्वॉल्व है, और अमेरिका, प्रेसिडेंट बाइडन, इसमें चाइना, इसमें रशिया, इस तमाम आप समझें, मतलब कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि जंग करें, सारे मुल्क कह रहे हैं सीज़ फायर करें, और अरब ममालिक और ईरान और ये सारा।
तुर्की। तो अब उसमें यह है कि उसमें हमास की तरफ से ये नाम नहीं दिए जा रहे थे कि कौन से नाम, उन्होंने कहा कंप्लीट लिस्ट दें कौन से लोग आप कैदी छुड़वाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप औरतें बच्चे छोड़ दें, पहला छोड़ें और 4-5 दिन का एक हमें सीज़ फायर करें। उन्होंने कहा कंप्लीट लिस्ट दें इसराइल की तरफ से, क्योंकि मोसाद के चीफ मौजूद थे। उन्होंने कहा कंप्लीट लिस्ट दें। हमास ने कहा कंप्लीट लिस्ट तो हम नहीं देंगे, आप पहले आपने जिसको छोड़ना है छोड़ें, औरतें बच्चे छोड़ना शुरू करें, इधर से हम ये छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब उसमें सूरत हाल ये है कि एक साहब हैं जी। और उनका नाम है मरवान बरगुती। सही। मरवान बरगुती जो हैं वो तंजीम अल तंजीम नामी जमात के सरबराह हैं। सही। ठीक है। अल तंजीम जो है वो फतह का आप समझ लें कि अस्करी विंग है। सही। जिस तरह से कसाम ब्रिगेड है ना वहाँ पे जी। हमास के साथ, तो ये जो है ये आप समझें कि ये जो फतह का यानी वो फतह जो यासिर अरफात की फतह, ठीक है, उसका जो अस्करी ब्रिगेड है उसका नाम है अल तंजीम। उसके सरबराह हैं मरवान बरगुती। मरवान बरगुती जो हैं ये पहली इंतिफादा, ये हामी थे ओस्लो एकॉर्ड्स के। पहली इंतिफादा में तक आते आते इन्होंने यासिर अरफात के ये बड़े करीब थे और इनका इख्तलाफ हुआ। इन्होंने कहा जी ये इसराइल इस पर नहीं करेगा और यहाँ सेटलमेंट्स करेगा। सेटलमेंट्स होनी शुरू हुई, सब कुछ होना शुरू हो गया। तो पहली इंतिफादा हुई, फिर दूसरी इंतिफादा हुई, तो ये दोनों में फाल रहे। और उसके बाद ये हुआ कि इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और 5 दफ़ा इनको 2006 में ये हुआ कि 5 दफ़ा इनको सज़ाए मौत और या 5 दफ़ा सज़ाए मौत या उम्र कैद और उसके अलावा 40 साल की कैद, यानी 5 दफ़ा उम्र कैद और 40 साल की कैद के साथ इनको इसराइल में जेल में बंद कर दिया गया। अच्छा, अब ये जो कि मुसल्लह, तो ये आप समझें कि ये जेल से ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा आज़ाद। जो 2006 का इलेक्शन हुआ तो जेल से ही लड़ा, आज़ाद इलेक्शन लड़ा। ना ये हमास के साथ थे ना फतह के साथ थे। इन्होंने अपनी एक जमात भी बना ली तो ये जीत गए। ठीक है। और इनको फ़लस्तीनी जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं अपना। फ़लस्तीन में ये नेल्सन मंडेला कहलाते हैं फ़लस्तीन में। और ये फ़लस्तीन में नेल्सन मंडेला कहलाते हैं। और ये जो है ये अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये मैं जब ये गिरफ़्तार हुए ना, जब ये छोड़ा 2011 में, एक के बदले 1000 गली शलेत का जो बात करते हैं उससे पहले, तो इसराइल ने कहा कि 2 लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, हम सारे लोगों को छोड़ देंगे। अब 1000 छुड़वा लो, 1200 छुड़वा लो, मरवान बरगुती को हम नहीं छोड़ेंगे। और एक अहमद सादात जो कि, और एक तीसरे साहब भी हैं, लेकिन ये 2 मेन हैं। अहमद सादात जो हैं ये जो है पैलेस्टीनियन डेमोक्रेटिक लिबरल फ्रंट PDLF, ये उसके सरबराह हैं। और ये जो हैं ये इसराइल के एक वज़ीर थे ज़ावीरी करके, उनको उनके ये बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद और इस्लाम के बारे में और मस्जिद अक्सा की में तौहीन और ये सारा जो भी था उसके इंचार्ज थे। तो उनका कत्ल हो गया था। उनके कत्ल में इनको पकड़ लिया गया था और इनको भी जो है वो ये भी जेलों में। अच्छा, अब ये हुआ कि मरवान बरगुती जो है इनको, अच्छा ये मैं आपको 2016 का 3rd स्लाइड जो है ना, ये अगर दिखाएं तो ये जो है ये ये मैं आपको इसराइल का मीडिया बता रहा हूँ। मरवान बरगुती भी द पैलेस्टीनियन नेल्सन मंडेला, यानी इनको छोड़ा नहीं गया। ठीक है। 2021 में फिर ये हुआ कि वो इसराइल का मीडिया ही कह रहा है कि ये महमूद अब्बास की जगह लेंगे आगे जाके। ये बात चलना शुरू होगी कि महमूद अब्बास अब 88 साल के हो गए हैं, तो वो अब इसके मगरबी किनारे में अब जो हो रहा है इस वक्त, तो ये अगले महमूद अब्बास के क्या ये नायब हैं। अच्छा, अ प्रेसिडेंट इन हैंडकफ, वाई पैलेस्टीनियंस शुड वोट फॉर बरगुती 2021 में। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये 2014 में मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल जेल से बैठ के सारा कंट्रोल करते हैं। जेल पैलेस्टीनियन लीडर कॉल्स फॉर अपराइजिंग अगेंस्ट इसराइल। अच्छा, तो ये मरवान, इनसे जब इस्माइल हानिया से और खालिद मिशाल से इनकी अहलिया मिली, इनकी अहलिया पूरी दुनिया में अपने शौहर की
रिहाई के लिए तहरीक चला रही हैं। तो इस्माइल हानिया ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा जब भी कैदियों का तबादला होगा तो उसमें ये अहमद सादात और मरवान बरगूती और ये सारे लोग भी होंगे। ये बात इसराइल को अच्छी तरह पता है क्योंकि उन्होंने एक के बदले 1000 बंदा छोड़ दिया था, मरवान बरगूती को नहीं छोड़ा था। ठीक है, सिनवर जी को छोड़ा तो उसने ये वो तूफान अल-अक्सा को लीड कर रहे हैं इस वक्त। तो ये किसी सूरत जो है ये मरवान, उनको पता है कि ये आगे जाके मामला ये जाएगा कि हमारे सारे कैदी छोड़ें। ठीक है, और इस दौरान सीज़ फायर के दौरान हमास जो है वो हमास ने वो रेड क्रॉस के ऊपर भी एक शर्त लगाई है कि कौन से लोग होंगे, कौन से लोग नहीं होंगे, क्या होगा कि अंदर हमारे अंदर जो है वो कहीं यहाँ से स्पाइज ना आ जाएं, बाहर से एड का सामान लेके उस सूरत में इजिप्ट का बॉर्डर, रफा बॉर्डर ना क्रॉस कर दें। तो हमास के लोग सामने भी नहीं आएंगे लेकिन वो चेक करेंगे किसी तरह से। तो ये एक बड़ा एक सेंसिटिव सा मामला है, इसमें इजिप्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पे, क्योंकि अब्बास कमाल जो हैं वो भी एक्टिव हैं कि यहाँ से ऐसा ना हो कि मुसाद के लोग एंटर हो जाएं और हमास के साथ कल को मसला हो कि जी आपने चेकिंग नहीं की थी और यहाँ एंटर हो गए थे मुसाद के लोग एड वर्कर्स के बेस में, कोई ड्राइवर है, कोई नर्स है, कोई ये है, कोई वो। तो ये मामला कल सुबह 7 बजे जंगबंदी होगी। उससे पहले आज बड़ी शहादतें हुई, बहुत बमबारी हुई, अशिफा हॉस्पिटल में गिरफ़्तार कर लिया गया, जनूबी लेबनान पे अटैक्स हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसके साथ आज जो है वो ये सारे वज़राए ख़ारजा तो वहाँ पे हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा वापस पहुँचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ये एग्रीमेंट फ़ाइनल हो रहा है और अब तकरीबन यानी अब इसके बाद अब यानी सुबह 7 बजे ये हो जाएगी। मतलब है क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब सारी दुनिया का पैमाना लबरेज हो चुका है जो इसराइल जो कुछ कर रहा है। लेकिन ये मामला आगे ख़राब होगा, कमिंग डेज़ में ये मामला ख़राब होगा। ठीक है, वो क्यों होगा उसकी वो जब देखते हैं आने, वो ख़राब होगा क्योंकि ये भी इसमें इसका बहुत सारे मामलात इसमें उलझ गए हैं। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो कहाँ हैं? ईरान के वज़ीर ख़ारजा बैरूत में हैं इस वक्त, और बैरूत में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्दुल्लाहियान, उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे एक तो इस्लामी जिहाद के जो सरबराह हैं उनसे मुलाकात हुई है, एक उनकी मुलाकात हुई है जो हमास के गज़ा के नायब हैं उनसे मुलाकात हुई है, और फिर उनकी सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात हुई है दोबारा। अच्छा, सैयद हसन नसरुल्लाह से जो मुलाकात हुई है ईरान के वज़ीर ख़ारजा की, तो उसमें जो डिस्कशन है वो हुआ है और उसमें ये जो ये नायब सफ़ीर हैं जो उनके साथ बैठे हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ, उसमें जो डिस्कशन हुआ है इनका, वो डिस्कशन ये हुआ है कि ये जंग फैलने जा रही है तो इसके सिनेरियोज़ क्या हो सकते हैं, और ईरान ये बार बार बात कह रहा है कि ये जंग यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये जंग फैलने जा रही है। ये इस बात का इदराक अरब ममालिक को भी, सऊदी अरेबिया को भी, बाकी ममालिक को भी है कि ये जंग फैलने जा रही है क्योंकि 13-13.5 हज़ार लोगों का जो खून है वो बड़ा एक मसला है, वो बहुत बड़ा बोझ है। वो जो आज तस्वीरें भी आ रही थी कि इज्तिमाई कब्र में दफनाया जा रहा है और ये सारा। अच्छा, तो ये जंग के क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? अच्छा, इसी दौरान ये हुआ है कि दोबारा से हुतीज़ ने वो जहाज़ पकड़ा हुआ है, हुतीज़ ने जो है वो अटैक किया है आज। अब आप देखें कि एक तो उन्होंने इलात की बंदरगाह पे अटैक किया दोबारा, और फिर एरो 3 एक्टिव हुआ, एरो 3 फिर एक्टिव हुआ इसराइल का, और उन्होंने कहा है कि आप फ़िक्र ना करें, आप इनको ये शुमाल से जनूब से ये गज़ा में अपराइजिंग शुरू हो जाएगी, ये सॉरी मगरबी किनारे में जो कुछ हुआ है यहाँ पे जो है ये जॉर्डन और ये सारे इलाके भी आने वाले दिनों में, और साथ ही हमने यहाँ पे जनूब में इनको इंगेज करना है यानी बहरे अमर की तरफ। अच्छा, और हम इनके और जहाज़ अगवा करेंगे और जहाज़ इनके डुबोएंगे। अच्छा, लेकिन दरमियान में उन्होंने हुतीज़ ने आज एक तो इलात के ऊपर अटैक किया जो कि जनूबी बंदरगाह है, लेकिन जो दूसरा उनकी तरफ से जो दूसरा अटैक था, वो अटैक जो है वो उन्होंने किया जो है वो अमेरिकन जो जेरल्ड फोल्ड उनका एक USS जो कैरियर है उसका जो जहाज़ है, ये 15 तारीख के बाद दूसरा अटैक हुतीज़ ने अमरीकी जंगी जहाज़ पे किया है, जंगी बहरी जहाज़ पे अटैक किया है। और यहाँ मैं ये 12th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि USS थॉमस हंटर डाउन्स मल्टीपल ड्रोन्स लॉन्च फ्रॉम यमन। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि वो इसका जवाब अगर देंगे
यमन में, तो इसका मतलब है कि देखें यमन का जो सीज़ फायर है वो जब से इनकी सऊदी अरेबिया, यूएई ने तो पहले कर लिया था, यूएई का तो पहले हो गया था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने और यमन, हुती सऊदी अरेबिया आए हैं, अंसारुल्लाह के नाम से ज़ाहिर उनकी तंजीम है, वो आए हैं। एक मामला जो यमन की खाना जंगी है वो बड़े पैमाने पे जिसने बहुत बर्बादी की वो ख़त्म हो चुकी है, ख़ास तौर पे चाइना जब से दरमियान में आया है। तो चाइना ने इसे ईरान की सऊदी अरेबिया की तरफ सालिसी करवाई, तो ये जंग अब ख़त्म। तो अब हुतीज़ ने, क्योंकि ये बैटल हार्डन हुती, इन्होंने अब वहाँ से जहाज़ों को, और यानी पहले तो ये था ना कि ये यूएई के ऊपर कभी गिरता था रॉकेट, कभी इधर गिरता था कभी, तो अब ये इन्होंने वहाँ बहरे अमर पे और इन्होंने अमेरिका को और इसराइल को निशाने पे रख लिया कि हर दफ़ा अगर फेल भी होगा तो एरो एक्टिव तो करेंगे और उनके इतने $1 मिलियन तो खर्च होंगे, ठीक है ना, हमारा एक रॉकेट जाएगा और उनके इतने $1 मिलियन का नुकसान होगा। तो ये हुतीज़ वहाँ पे एक्टिव हैं और हुतीज़ ने कहा है कि ना हम जहाज़ छोड़ेंगे बल्कि आने वाले दिनों में हम यहाँ और जहाज़ पकड़ेंगे और जो जहाज़ नहीं रुकेगा हम उसके ऊपर रॉकेट दाव देंगे। अगर वो हमारे सिग्नल पे नहीं रुका हम उससे पहले इशारा देंगे। कार्गो जहाज़ को भी नहीं रुका और नहीं उसने अपने को सरेंडर की, तो यहाँ से वो एक तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी पूरी डिस्टर्ब हो रही है। जो आपके ये जो इंडियन ओशन या रेड सी, ज़्यादा जहाज़ अब हो सकता है दूर से ट्रैवल करें, दूर से ट्रैवल कर नहीं सकते क्योंकि स्ट्रेच होती है ना, ये बाब मंदलब छोटी सी है, तो या तो यहीं से गुजर के जाएंगे वो, या वो यहाँ से गुजर के बहुत आगे जाएंगे फिर वापस जाएंगे इंडिया की तरफ और चाइना की तरफ उनको जाना पड़ेगा, या ये है कि वो टोटल अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका क्रॉस करते हुए आएंगे। तो ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी का बड़ा मसला हुतीज़ ने पैदा किया है उन जहाज़ों के लिए जो कि इसराइल से आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है इसमें साथ तो ये 3-4 मामले हुए, फिर उसके बाद जो है वो तुर्की ने आज एक बहुत बड़ी, अगर हमारे पास चंद मिनट हैं तो मैं इसके ऊपर एक बात कर लूँ। तुर्की ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया आज, बहुत बड़ा इंकशाफ जो इस वक्त आलमी ख़बरों की जीनत बन गया। जैसे ही मोसाद को नेतन्याहू ने ये कहा कि मोसाद दुनिया भर में कत्ल करे जाके लोगों को, तो टर्की का जो डेली सबा है उसने एक डिटेल रिपोर्ट आज छापी है जिसके कुछ हिस्से में चाहूँगा कि मैं यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे बात करूँ। टर्की की जो टर्की का डेली सबा है वो ये कह रहा है कि टर्की की जो MIT है, MIT यानी नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, MIT, वो डेली सबा लिख रहा है कि उनकी MIT जो है उन्होंने उमर ए को ए जो है उसे अहमद भी हो सकता है क्या नाम, लेकिन बहरहाल इसका जो भी नाम है इंसाफ का, इनको कत्ल होने से या अगवा होने से एक इंटरनेशनल ऑपरेशन में बचाया। और ये कौन थे? ये एक हैकर थे फ़लस्तीन के जो कि मोसाद जिनके पीछे लगी हुई थी तुर्की और मलेशिया में एक ही वक्त। अच्छा, ये जो नौजवान है इसने आयरन डोम को हैक कर लिया था, नाकाम बनाया था आयरन डोम को, और आयरन डोम को इसने नाकाम बनाया था। और ये जो है उसके बाद ये कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाला एक उनका इंजीनियर था और ये गज़ा से, तो फिर उसके बाद जो है इसने इसके पीछे लग गए, मोसाद लग गई पीछे। फिर उसके बाद ये आगे बता रहे हैं कि 3 साल तक तलाश होती रही। फिर उसके बाद रिसर्च करने के बाद इसराइली इंटेलिजेंस ने ट्रेस कर लिया कि उमर ए है पीछे 3 सालों के बाद, जिसने 2015 और 16 में अल-कसाम ब्रिगेड की मदद की थी हमास के साथ, जो कि ग्रुप है रेजिस्टेंस ग्रुप, और उसके थ्रू ये सारा। अच्छा, अब पता करते 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 मोसाद जो है वो एक टेलीफोन एंड्रॉयड्स के अंदर तक ज़ाहिर है वो उसको ट्रेस कर रहे होते हैं, तो वो उसके बाद पहुंच गए और टर्की में एक नॉर्वेजियन सॉफ्टवेयर कंपनी 2019 में जॉब ऑफ़र की। उमर ने जो है वो को शक हुआ कि इसराइल है, इनकार कर दिया। फिर उसके बाद ये 2020 में जो है ये इस्तांबुल आ चुका था बंदा, मोसाद इसके पीछे लगी रही। अच्छा, MIT जो है टर्की की, वो इस बंदे को बताती रही कि तुम्हें कहाँ पर तुम्हारा पीछा किया जाएगा। अच्छा, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा इसका, ठीक है। और उसके बाद जब ये मलेशिया गया ये 2022 में, तो इस्तांबुल की जो ब्रांच है वो उन्होंने दोबारा इंटरवीन किया, क्योंकि हुआ ये कि वहाँ पर मोसाद ने इसको पकड़ लिया, मलेशिया में पकड़ लिया। और टर्की ने मलेशिया इस्तांबुल ब्रांच ऑफ MIT जो है उसने इंटरवीन किया, और उसके बाद कुआलालंपुर टर्की ने मलेशिया की गवर्नमेंट से कहा
कि इस जगह पे दारुल हुकूमत से 50 किलोमीटर दूर एक कैबिन में उसको टॉर्चर कर रहे हैं मोसाद के लोग। टॉर्चर, ये आप पढ़ें, देयर ही वाज इंटेरोगेटेड इन टॉर्चर, और उसको लेके जा रहे हैं तल अवीव एक इंटेरोगेशन कॉल से। अब आप टर्की ने, आप देखें, टर्की ने हाईएस्ट लेवल पे मलेशिया से बात की। ही वॉज क्वेश्चन ऑन द मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय टू, अच्छा ये सवाल हो रहे थे कि आयरन डोम कैसे तुमने तोड़ा है एक एंड्रॉयड से, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि मलेशियन अथॉरिटी से रब्ता किया, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ने हेल्प की कि उमर ए को कहाँ रखा हुआ था। मलेशियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस घर को रेड किया। ये आज का डेली सभा है। और फिर उसके बाद उमर ए को वहां से निकाला, 11 लोग गिरफ्तार कर लिए विद हिज एब्डक्शन। द टर्की इंटेलिजेंस अर्लियर अनकवर्ड सिमिलर Mossad plots to spy on Palestinians in the country. In July, the media outlets reported that MIT exposed a ghost cell of 56 operatives spying on non-Turkish nationals on behalf of Mossad. ठीक है। और वो जो हैं ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नेटवर्क्स के ज़रिए वाईफाई, ये वाईफाई डिवाइस ही होते हैं। ये किसी होटल में कोई बैठा है, यहाँ फ्री वाईफाई है, तो जहाँ पर आपने फ्री वाईफाई यूज़ किया आपका टेलीफोन हैक हो गया। ये बात ज़हन में रखें। जहाँ पर भी गए, किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठ गए, किसी होटल में चले गए, एयरपोर्ट से गुजर रहे हैं, कहीं पर उन्होंने कहा यहाँ वाईफाई फ्री होता है, तो जहाँ पर आप फ्री वाईफाई गए, वैसे तो पासवर्ड के साथ वाला टेलीफोन भी हैक हो जाता है, लेकिन जहाँ पर फ्री वाईफाई होगा वहाँ 200% टेलीफोन हैक होता है। तो ये फ्री वाईफाई के चक्कर में जो है वो, तो MIT ने फिर, जो MIT है टर्की बता रहा है कि हमने अपनी सरजमीन पे मोसाद के कितने एसेसिनेशन प्लॉट्स को नाकाम बनाए। अब ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि तमाम मुल्कों के लिए, कि वहाँ पर कौन से ऐसे लोग हैं जो इन दिनों में किसी ना किसी हवाले से कोई किसी का रिश्तेदार है, मोसाद के पास सही इंफॉर्मेशन है, गलत है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं फ़ायदा उठाती, ये असैसिनेशन शुरू होती हैं, क्या होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि आज जो नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि मोसाद पूरी दुनिया में, देखें इसमें थर्ड पार्टीज, इसमें और बहुत इसमें प्लेयर्स कूद सकते हैं बीच में। और चाइना ने आज, चाइना की तरफ से इंडिकेटर आ रहा है कि वो शायद अमन फ़ौज के तौर पे, यूनाइटेड नेशंस की अमन फ़ौज अगर लैंड करती है जंगबंदी के बाद, तो चाइना शायद, चाइना की तरफ से रजामंदी का इजहार हो रहा है कि चाइना उसका एक हिस्सा बनने को तैयार है। ठीक है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या फिर पीपल्स पार्टी और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद के इम्कानात हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता जी ये पावर पॉलिटिक्स के बारे में। उसकी वजह ये है कि अभी तो ज़्यादातर जमातों का रुख जो है, आपने देखा नवाज शरीफ साहब का जो एक क्लिप आया है जो मरीम सैद का, वो प्राइम मिनिस्टीरियल टच है उनका, उनके अंदर वो एक चीज़ है, मतलब आने वाले वज़ीर आज़म। अब मसला ये है कि इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक, मतलब वो उनकी भी ज़ाहिर है जो बात होती है तो ज़्यादा ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ही होती है, या उनकी भी हो रही है, तो अब वही हो रही है। और ज़्यादातर जो इत्तेहादी हैं वो सारे जा रहे हैं चूँकि उस तरफ, इसलिए वो लाडला और वो सारे जुमले जो हैं वो बिलावल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन ये अगर अलाइंस बनेगा तो फिर अनहोली अलाइंस होगा। और मेरा ख्याल ये है इसमें कि मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है कि क़यादत तो उनकी जेलों में है, तो सिंध में और बाकी जगहों पे वो किस तरह से करते हैं, या ये है कि कुछ उनके वकला ऐसे हैं जो कि केस भी लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का। लेकिन ये है कि ये इंतखाबी अलाइंस अभी बनता है नहीं बनता, बल्ले का निशान भी आ गया तो ये बड़ी रिलीफ है। क्या उस तारीख तक नवाज शरीफ साहब की अहलियत हो जाएगी, क्या नाहलियत होगी, क्या होगा? अभी सब बंदियाँ तो हो नहीं रही, हफ्ता 10 दिन रह गए हैं इसमें इलेक्शन शेड्यूल आने में। और अतर मिल्लत साहब का तो बड़ा सख्त आज नोट आया, इख्तिलाफी नोट आया इस हवाले से। तो इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, लेकिन ये जो
अच्छा हाँ, आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ है जी उसमें मसला कश्मीर जी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तो अब फ़लस्तीन जो है वो उसके साथ ये फ़लस्तीन भी पाकिस्तान की आप समझ लें कि एक तरह से जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसका एक हिस्सा बन गया है मौजूदा हालात में कि दो रियासती जब तक दो रियासती हल जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन ही वाहिद हल है। अच्छा अब ये टू स्टेट सोल्यूशन को तो वो अगर उन्होंने करना होता तो वो फिर ये सेटलमेंट्स क्यों करते, क्योंकि टू स्टेट के लिए तो ज़रूरी है ना कि यहाँ से सेटलमेंट्स को ख़त्म करें। आप जब सेटलमेंट्स करनी है और जब वहाँ पे जाके फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो ख़त्म हो गई है ना एक तरह से, महमूद अब्बास जो हैं वो ज़ाहिर अब क्या करें, वो वहाँ पर वो जिस मतलब 200-250 तो यहाँ पे शहादतें हो गई हैं मगरबी किनारे में, और अभी नारे लगने शुरू हो गए हैं फ्रॉम रिवर टू सी। रिवर टू सी का मतलब ये है कि दरिया उर्दन से दरिया मेडिटेरियन सी तक वो दूसरी तरफ से ये नारे लग रहे हैं, लेकिन हल जो है, अच्छा चाइना दरमियान में अगर आता है, देखिए चाइना की बात उस दिन मैंने की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की, आज ही साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज इसके ऊपर एक मज़मून लिखा है जी जो 30 स्लाइड हम कोट करें कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहा है कि चाइना पोइज्ड टू प्ले peacekeepers and advocate in post-war Gaza, but US hold the keys to the trust analysis। अच्छा इसमें वो कह रहे हैं कि जी अगर ये यूएन फोर्सेस अलाउ होती हैं तो चाइना की ट्रूप्स इसमें रोल प्ले कर सकती हैं। अच्छा अब ये देखें, ये एक बड़ी चाइना की इंटरेस्टिंग पोजीशन बन गई है। अगर चाइना वहाँ होता है, देखें अमेरिकन ने एक पोजीशन लेके अपनी, एक कहते हैं ना अंडे सारे टोकरे में डाल दिए तो एक मसला उनका ख़राब हो गया तो हुतीज़ वहाँ पर भी अटैक करें। अगर फ़र्ज़ करें चाइना जो बात कर रहा है, तो चाइना अगर वहाँ पे होता है तो मुझे बताएं कि इसराइल भी बात सुनेगा, फ़लस्तीनी भी बात सुनेंगे, ईरान भी बात सुनेगा, हिजबुल्ला भी बात सुनेगा, हुतीज़ भी बात सुनेंगे, अरब ममालिक भी बात सुनेंगे। और ये वो जगह ऐसी है जहाँ पर इस वक्त कोई भी यूरोपियन या कोई इवन मतलब कोई भी जाने को इस वक्त शायद ही वहाँ पे पीस कीपिंग कोई आसान काम नहीं है। ये जहाँ तक चला गया ना तनाव, ये बहुत आगे चला गया। इसमें मतलब है कि बहुत ख़राब हो गया मामला। ये बीबी नेतन्याहू का मुझे नहीं पता कि कल के बाद ये इसके बाद मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं इसको अच्छे रुख पे नहीं जाते देख रहा आने वाले दिनों में। ये ख़राब रुख पे चला गया। ये अगर हमास से बदला लेंगे तो वो अपने 13,000 लोगों को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे शोधा को, और वो जो है वो अपनी प्लानिंग्स करके, और वो जिस लेवल तक उनके पास, अब तो ये अमेरिकन भी कह रहे हैं कि वैगनर ग्रुप है और ये और वो सारा, तो ये जंग किसी ख़राब रुख पे चली जाएगी। और इसी दौरान जो है वो सर्दियाँ आ रही हैं, अच्छा बारिश हो रही है। एक बात हम डिस्कस नहीं कर रहे वो ये कि गज़ा में बारिशें बहुत हो रही हैं, क्योंकि वो टीवी पे जो विजुअल्स आते हैं तो ज़ाहिर है कि विजुअल्स के अंदर तो वो इस तरह से नहीं आता, लेकिन बारिश वहाँ बहुत बारिश हो, कल भी बारिश हुई है और 2-4 पिछले एक हफ़्ते से बारिश भी है और सर्दी भी है। और अगर हम नक्शे पे देखें ना तो हमें ये ख़त्े इस्तिवा से इक्वेटर से ऊपर है गज़ा, तो ये ठंडे इलाके हैं। तो ये जो है ना, ये अब वहाँ पर ज़ाहिर है कि एक बड़ी तबाही बर्बादी है। लोग आज इधर इसराइल में भी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे लोग छूटेंगे, कौन से लोग हैं बताएं। इन्होंने नाम नहीं जारी किए कि फॉल्स होप्स ना आ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि सब इंतज़ार कर रहे हैं ना कि हमास से, और उधर इंतज़ार हो रहा है कि जो है वो सामान आए और ये बम्बारी बंद हो और ये सब कुछ हो। तो अब ये बड़ी एक ट्रिकी, इसमें डिप्लोमेसी भी है, इसमें जो है ये एप्सनाज वाला मामला भी आ गया है, इसमें इंतकाम वाला पूरा मामला है कि इंतकाम बदला लेना है, और मोसाद करेगी उधर से, हमास क्या करेगी, और बाकी क्या जो फैक्शंस हैं वो क्या करेंगे। तो ये अब मेरा ख्याल है कि इसमें अमेरिका तो इसमें से अपने आप को बाहर करेगा, क्योंकि वो इस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इसमें उलझे। और उनका मामला तो चाइना के साथ और इकॉनमी और ये इलेक्शंस आ रहे हैं लॉन्ग टर्म, वो इस फड्डे से, और उसको भी साइन ऑफ करेगा वो ज़ेलेंस्की, और ये चाहेगा कि इसको जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें। और ट्रंप के जो है वो वहाँ पे दोबारा बनने शुरू हो गए हैं जी। इम्कानात। आप देखें ना, पॉपुलरिज्म की दोबारा लहर आ गई, वो जो नीदरलैंड का इलेक्शन हुआ है जिसमें एक बिल्कुल ही राइट विंगर वहाँ पे जीत गए। तो बात यह है कि अब ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये अगले चंद घंटे खैरियत से गुजारे और जंगबंदी हो, और ये जंगबंदी तूल पकड़ जाए, ये मुस्तकिल सीज़फायर की शक्ल इख्तियार करे, और फिर ये मामला जो है ये तशद्दुद से हट के, लेकिन कैसे, क्या तरीक़ाकार होगा, और इतनी सारी शहादतों के बाद जो है वो क्या वो खामोश रहेंगे, या उनको कहना चाहिए कि आप खामोश होकर भूल जाएं,
ये अब दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा। उनको भी कहना, इनको भी कहना, और हिज़्बुल्लाह के जो हिज़्बुल्लाह तो उधर से जितना उनको आता है वो उतनी जवाब दे देते हैं। एक आता है तो वो 1.5-2 जवाब रॉकेट फायर कर देते हैं। लेकिन उनकी शहादतें भी हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनके आज MP के जो हैं उनके मेंबर पार्लियामेंट की फैमिली की भी शहादतें हुई हैं। तो देखते हैं कि कल सुबह 7 बजे जंगबंदी होती है। कल जुमे का रोज़ है और कल दुनिया भर में यकीनन मुज़ाहरे भी हैं, इज्तिमा भी हैं, दुआएँ भी हो रही हैं। तो और 4 बजे शाम को देखते हैं कि कल कैदियों की रिहाई होती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।